नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदित वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए एक्ट विनिर्देश अंतोष अधिनियम 1963 जो यूपी जुडिशरी से लेकर छत्तीसगढ़ जुडिशरी और बहुत सारी जुडिशरी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और ये एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, हम केवल यहाँ पर बात करेंगे धाराओं की और धाराओं में क्या बातें कही गई हैं उनकी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसका नाम है विनिर्देश अंतोष अधिनियम 1963, यानी कि इसमें कुछ आपको अंतोष प्रदान किया जाएगा और ये जो अधिनियम है ये संविदा विधि का भाग है और इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है 47 है और वर्तमान में आपका एक एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसका भी एक्ट नंबर 47 है। और ये जो एक्ट है ये आपका संविधान पश्चात विधि है। अगर आर्टिकल 13 कहा जाता है, आर्टिकल 13 में जब जाते हैं तो उससे हम जांच करते हैं कि ये अधिनियम कैसी विधि है। तो ये हमारी जो अधिनियम है वो संविधान पश्चात विधि बनी है, यानी कि संविधान बनने के बाद बनाया गया है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, अधिनियमित हो गया था और उसके बाद ये बना, इसलिए ये हमारा संविधान बनने की बाद की विधि है। इस पर 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सहमति दी थी, 13 दिसंबर 1963 को। जबकि आपको पता है कि इस एक्ट को जो पढ़ा गया जा रहा है इसका जो भाग है ये संविदा अधिनियम 1872 से कोरिलेट है और उसी को ये पूरी तरीके से पूरा करता है। और उसकी जब धारा आप पढ़ते हो 73, 74, 75, उन्हीं बातों को ये आगे लेकर बात करेगा। तो इस एक्ट का नंबर आपको पता हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने जब साइन किया 13 दिसंबर 1963 को, तो राष्ट्रपति किसी भी अधिनियम पर अपनी सहमति, स्वीकृति, एसेंट जो प्रदान करता है वो आर्टिकल 111 के द्वारा प्रदान करता है। और आप जब किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं उसकी उद्देशिका को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि उससे पता होता है कि आखिर ये क्यों बनाया गया अधिनियम। तो ये बनाया गया था कि कतिपय प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोषों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए, यानी कि कुछ प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोष होंगे उनसे संबंधित ये विधि परिभाषित और संशोधित करने के लिए बनाई गई थी। और ये जो भारत है उस भारत के गणतंत्र के 14वें वर्ष संसद में ये अधिनियमित किया गया था। तो एक तो बात है कि ये कुछ प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोष हैं, उसके लिए इस विधि को परिभाषित किया गया है और संशोधित किया गया है। कहीं कहीं आप देखोगे कि परिभाषित और संशोधित शब्द की जगह पर वहाँ पर एक शब्द और होता है, कंसोलिडेट, यानी कि इकट्ठा करना, या उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तीसरा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस अधिनियम के कितने भाग हैं। तो इसका पहला भाग जो है वो प्रारंभिक आप लोग देख ही रहे होंगे, और इसकी पहली धारा है जो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का। तो हर एक एक्ट में पहली धारा उसकी बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का। केवल भारतीय संविधान है उसका संक्षिप्त नाम आप देखते हो तो आर्टिकल 393 में देखते हो कि भारत का एक संविधान, उसका जो नाम है वो आर्टिकल 393 में दिया गया है। और लगभग सभी अधिनियमों की पहली धारा में उसका नाम और उसका प्रारंभ होना और उसके विस्तार के बारे में बात की गई है। लेकिन ऐसा भारतीय संविधान के संबंध में नहीं प्रावधान किया गया है। तो इसकी पहली धारा है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 कहा जाएगा। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर लागू होता था संपूर्ण भारत पर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये संपूर्ण भारत पर अधिनियम लागू हो गया। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब केंद्रीय सरकार इसको अधिसूचना में नियत करेगा, यानी कि ये एक्ट कब लागू होगा ये केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगी। तो केंद्रीय सरकार ने 1 मार्च 1964 को ये एक्ट लागू कर दिया था। जब 1 मार्च 1964 को। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक क्वेश्चन केवल एक बनेगा
कि ये एक्ट नंबर क्या है 47, इस पर राष्ट्रपति ने कब सहमत दी, तो 13 दिसंबर 1963 को। इसको किस लिए बनाया गया है, कुछ प्रकार के अनुतोषों को संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए बनाया गया है। इसका कब लागू किया गया, गणराज्य के कब ये संसद ने पारित किया, तो 14वें वर्ष पारित किया गया। इसका नाम क्या है, धारा 1 में बताया गया। विस्तार क्या है, धारा 1 के उपधारा 2 में बताया गया। और ये कब प्रवृत्त हुआ है, तो 1 मार्च 1964 को ये प्रवृत्त हुआ है। दूसरी धारा है जो आपको परिभाषा खंड बताती है, और परिभाषा खंड की जो पहली 2A में जो बात की गई है बाध्यता के बारे में, यानी कि बाध्यता से हम क्या समझते हैं, तो ये बताते हैं कि बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा वर्तनी हर एक कर्तव्य, यानी कि विधि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको परिवर्तन करने का जो कर्तव्य है वो बाध्यता होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जब आप 51 पढ़ते हो, 51 का लास्ट जब के पढ़ते हो, 51 के में बताया गया ये कर्तव्य है, ये बाध्यता है कि माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और संरक्षक क्या करेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा यानी कि पढ़ाई में उनको रखेगा। ये बात हो गई। तो ये बाध्यता को यहाँ पर बताया गया। जैसे कि आप सभी LLB के स्टूडेंट हैं या आप सभी UDC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप पे एक बाध्यता है कि आपके परिवार आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो आप क्या करें, जुडिशरी के एग्ज़ाम में सफल हों, LLB के एग्ज़ाम में सफल हों। तो ऐसी ही बाध्यता के अंतर्गत बताया गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य, यानी विधि ने कोई कर्तव्य आप पर आरोपित कर दिया गया है, तो हर एक कर्तव्य आपके अंदर वो करने की जो बाध्यता है वो क्या हुआ, बाध्यता है, जो परिभाषा 2A में दी गई है। 2B में है व्यवस्थापन की। व्यवस्थापन से क्या समझते हो, तो भारतीय व्यवस्थापन को यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, तो उत्तराधिकार अधिनियम कब का है, 1925, एक्ट नंबर उसका 42 है, द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा क्रोड पत्र से भिन्न, यानी बिल नहीं होगा, क्रोड पत्र नहीं होगा, इससे भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अभिप्रेत है रिटेन, जिसके द्वारा कोई जंगम या अस्थावर यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्याय गमन के वर्णित किया गया है या वर्णित किया जाना है। यानी कि कोई भी जो बिल नहीं होगी, क्रोड पत्र नहीं होगा, और व्यवस्थापन के अंतर्गत जो है कोई जंगम और स्थावर संपत्ति किसी क्रमवर्ती हितों के गंतव्य में या न्यायगमन को वर्णित करने के लिए अगर किसी को किया जाना है या दिया जाना है तो वह व्यवस्थापन कहलाएगा। तो 2A में किसकी बात की गई थी, बाध्यता की। 2B में बात किसकी की गई है, व्यवस्थापन की। 2C में आप किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, न्यास की परिभाषा पढ़ेंगे। तो न्यास के अंतर्गत यहाँ पर क्या बताया गया है कि न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है, और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ में भीतर आने वाली न्यास प्रगति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। यानी न्यास का अर्थ क्या है जो धारा न्यास अधिनियम की 3 में बताया गया है, या उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाले न्यास प्रगति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। तो पहली परिभाषा बाध्यता, दूसरी व्यवस्थापन, तीसरी न्यास की, चौथी परिभाषा है न्यासी का। न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासता धारण किया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, हर वो व्यक्ति आएगा जो संपत्ति को न्यासता धारण करता है वो न्यासी कहलाएगा, जो बात D में करी गई। लास्ट आपकी जो परिभाषा है जो आपकी E में बात की गई है। E में बात क्या की गई, ऐसे अन्य शब्द जो पदों के जो एतस्मिन प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं है, मतलब इस अधिनियम में उन शब्दों को प्रयुक्त किया गया है लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तो उस अधिनियम जो संविदा अधिनियम है 1872 का, जिसका अधिनियम संख्या 9 है, अगर उसमें परिभाषित है जो शब्द तो उसका अर्थ वहाँ से लिया जाएगा। तो पहली बाध्यता 2A में बाध्यता, 2B में व्यवस्थापन, 2C में न्यास, 2D में न्यासी, और 2E में संविदा अधिनियम में जो परिभाषित शब्द हैं उनका अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत लिया जाएगा। फिर अगली परिभाषा है आपकी धारा 3। धारा 3 क्या बात करती है, तस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय,
मतलब कश्मीर अगर कोई बात कही गई है, उन उपबंधों के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखता है वंचित करती है। यानी कि कोई विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न कोई अनुतोष होगा, अगर वो संविदा के अंतर्गत करता तो उससे वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर छूट दी गई है सेविंग क्लास में कि दस्तावेजों पर जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 है के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि 1908 के किसी भी तरीके से उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, और जो संविदा जो किसी व्यक्ति को रखी गई है अनुतोष के अंतर्गत नहीं आती है तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो पहली धारा नाम, दूसरी में परिभाषा आपने 5 देख ली, तीसरे में आपने सेविंग क्लास को देख लिया। चौथी परिभाषा है विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना। यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाएगा, दंड विधियों के परिवर्तन के लिए नहीं। यानी कि जो भी यहाँ पर कोई स्पेशल किसी को राइट मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, वो केवल सिविल मामलों के लिए इस अधिनियम में दिया जाता है, न कि दंड विधियों के बारे में। ये बात कौन करता है? तो एसआरए की धारा 4 करती है। क्या करती है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, ना कि किसी दंड विधि के। तो आपने देखा कि भाग 1 में बात की गई है धारा 1 से 4 तक, पहले में नाम, दूसरे में परिभाषाएं 5, तीसरे में सेविंग क्लास, चौथे में बताया गया कि जो भी होगा वो सिविल मामलों को विनिर्दिष्ट अनुतोष यहाँ पे दिया जाएगा, ना कि दंड विधियों का। हो गया आपका ये कंप्लीट भाग। दूसरा भाग है विनिर्दिष्ट अनुतोष, जिसका पहला चैप्टर है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण। तो आप देखते हैं कि इसका चैप्टर है जो भाग 1 में चैप्टर की बात नहीं की गई, चैप्टर 2 की जो भाग जब 2 आया है तब वहाँ पर अध्याय 1 है जिसका नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष। भाग 2 अध्याय 1 संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण। तो इसकी धारा 5 क्या कहती है कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण। तो क्या कहती है कि जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति का कब्जे का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा, यानी कि उसको प्राप्त कर सकेगा। किसके द्वारा? सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा। जो कोई भी स्थावर संपत्ति है उस संपत्ति के कब्जे का हकदार हो सकता है। तो कैसे? जैसी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताया गया। ये धारा 5 में बात की गई है। धारा 6 में बात की गई है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया, उसके लिए वाद के बारे में बात करता है। तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समयक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर देता, अगर कोई विधि का समय का अनुक्रम नहीं है, उसके अलावा उसको अगर बेकब्जा कर दिया जाता है, तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उसने व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धरण कर सकते हैं, यानी कि वाद के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस धारा के अधीन कोई भी वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात अथवा सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति को जो स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है, अगर पहली बात है कि अगर उसको कि विधि ने उसको विधि की किसी पालन के लिए उसको बेकब्जा किया तो वाद नहीं ला सकता है। लेकिन अगर विधि के अलावा अगर कोई वाद बेकब्जा किया गया तो वो वाद ला सकता है धारा 6 के अंतर्गत। लेकिन 2 ऐसे मामले हैं, 2 बातें ऐसी हैं जिसके अधीन उसको रहना पड़ेगा। एक तो जो भी व्यक्ति जिसको बेकब्जा किया गया किसी स्थावर संपत्ति से, तो 6 महीने अगर के बाद जब उसको बेकब्जा किया जाए तो 6 महीने के अंदर उसको वाद लाना है, उसके बाद नहीं ला सकता है। दूसरी बात है कि सरकार के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया जाए तो 6 महीने के अंदर पहली बार उसको वाद लाना है और सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाना है।
फिर इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री से ना तो कोई अपील होगी और ना ऐसे किसी आदेश या डिग्री का कोई पुनर्विलोकन ही होगा। यानी कि अपील और पुनर्विलोकन दोनों का अधिकार इसकी उपधारा 3 छीन लेती है कि इस धारा के अधीन किसी भी वाद में पारित कोई भी आदेश, यानी कि इस धारा के अंतर्गत कोई वाद आप दायर करोगे तो उस वाद में अगर कोई भी आदेश या डिग्री पारित हो गई है तो उसकी अपील नहीं होगी, उसका पुनर्विलोकन नहीं होगा। ये बात करती है धारा 6 का 3। फिर चौथा क्या कहता है, इसकी उपधारा जो 4 क्या कहती है, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित नहीं करेगी। मतलब इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित, यानी कि कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है और कब्जे को हटवा भी सकता है, उसके लिए धारा मना नहीं करती है। ये बात कहाँ कही गई है, धारा 6 की उपधारा 4 में। तो आपने 6 की उपधारा 4 को पढ़ लिया। अब अगली धारा है हमारी जो जंगम संपत्ति के बारे में। आपने अभी तक स्थावर संपत्ति के बारे में पढ़ा है, अब जंगम संपत्ति के बारे में क्या है कि ये कहती है कि धारा 7 विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो, यानी विनिर्दिष्ट संपत्ति कब्जे का, वह सिविल प्रक्रिया संहिता का उपबंध का पालन करते हुए प्रत्युत्तरण करवा सकता। यही बात धारा 5 में कही गई थी, उसी को यहाँ पर, क्योंकि जो प्रक्रिया वहाँ पर थी वही। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण 2 दिए गए जो उसमें नहीं दिए गए थे। स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है कि न्यासी ऐसी जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसके फायदा प्रतिहित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है, यानी कि जिस संपत्ति के लिए वो न्यासी है उसके लिए न्यासी क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। दूसरा है जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या स्थायी अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हमारा वर्तमान कब्जा है हम इसलिए वाद ला सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, स्पष्टीकरण साफ ने बता दिया है। धारा 8 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, मतलब जो व्यक्ति कब्जा भी रखा है लेकिन वो स्वामी के नाते नहीं है, वो केवल कब्जा रखा, तो उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व, यानी कि जो उनको अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं उनको परिदत्त करने का हकदार। कहते कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, उसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे का हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में किसी भी उसका विनिर्दिष्ट प्रदान करने के लिए विवश किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति कब्जे का हकदार नहीं है, कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको क्या किया जाएगा, वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति को वहाँ से हटाया जाएगा और विवश किया जाएगा कि उसको भाई वो संपत्ति दीजिए। तो क्या है, जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में धारित किया है, यानी जो स्वामी जो वाद कर रहा है और जिस संपत्ति को उसने कब्जा रखा वो अभिकर्ता है, न्यासी के रूप में धारण करता है, तो उसको वापस करना होगा। दूसरी बात है कि जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग अंतोष न पहुंचाता हो, यानी कि उसको फायदा न पहुंचाता हो, तब कर सकता है। जबकि उस संपत्ति से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो गया हो, मतलब जो उस पर नुकसान हो गया है उसको अब निश्चित करना कठिन हो गया हो, तब उस व्यक्ति को वहाँ पर क्या करना होगा, प्रदान करने के लिए विवश किया जाएगा। जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोष अंतरित कराया गया हो तब भी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है आपकी जो धारा 8 भी समाप्त हो गई। फिर हम बात करेंगे चैप्टर, तो आपका चैप्टर जो है 2 जो बात करता था धारा 5 से लेकर 8 तक। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो क्या बात करता है, संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि कुछ ऐसी संविधाएं होगा जिनकी विनिर्दिष्ट पालन की बात करता है। जबकि चैप्टर नंबर 2 आपका जो बात करता था संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, और ये करता है संविधाओं के बारे में। चैप्टर नंबर 2 की जो शुरुआत है वो धारा 9 से शुरुआत होती है, और ये जो जाएगा
ये जो बात करेगा पूरा हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ तक के बात करेगी। तो ये चैप्टर नंबर जो 2 आपका है, धारा 9 से शुरुआत होगी और धारा 25 तक बात करेगा। धारा 9 हम लोग देखते हैं, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। धारा 9 क्या कहती है कि संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं, यानी संविदा पर आधारित जो अनुतोष हैं उनके वादों पर प्रतिरक्षा कैसे करना है उसके बारे में बात करता है कि एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि जो भी बात है उपबंध के अलावा जहाँ की किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए, वहाँ वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविदा से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध है।